हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईएएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और पीवाईक्यू सीरीज की अगली कड़ी आ चुकी है आपके सामने। प्रभात सर लेके आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री की प्रश्नों का बौछार पीवाईक्यू सीरीज 110 की गारंटी जो संस्था उठा रही है। बार बार मैं बोल रहा हूँ 110 की गारंटी। आप लोग खुद देखेंगे प्रश्न पत्र, तो अब जब पेपर देने जाएंगे प्रश्न पत्र खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि 110 की जो गारंटी दी गई थी ट्रिनिटी आईएएस क्लासेस तरफ से वो एकदम सक्सेस रहा। अभी तो विश्वास करने लायक है। आप लोग अभी विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ ये है, जो नए बच्चे जुड़ जाएं मेरे यूट्यूब चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए बातें तो करते रहेंगे, प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न देखिए कैसे पूछ रहा है। और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक, मतलब टेन्योर क्या था? 57 से 60 और 65 से 67। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? नहीं, रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, ना कि जनरल था वो। और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर थे। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 73 का एक्ट आता है, 77 का एक्ट आता है। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और उस समय जो गवर्नर था बंगाल में वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कब से कब तक? 72 से 85 तक रहा। इसी बीच 73 में एक्ट आता है। 73 में एक्ट आता है और 74 में ये बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। यदि गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव। और विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। शासनकाल कब से कब तक विलियम बेंटिक का? 1828 से लेकर 35 तक। 33 में एक्ट आता है, 1833 में, और जो बंगाल का गवर्नर था उसको चेंज करके अब भारत का गवर्नर बना दिया जाता है। यानी भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। उसमें शासन किसका था? टेन्योर किसका चला था? विलियम बेंटिक का चल रहा था। तो चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ ही गया। भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है आप लोगों को। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का गवर्नर था। इसको बंगाल का शेर कहा जाता है। और विलियम पिट इसके बारे में बोला है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। कौन? विलियम पिट बोला है इनके बारे में। वारेन हेस्टिंग्स ये कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। लॉर्ड मेयो डलहौजी की बात तो शासनकाल बाद की है, तो इसमें क्या कोई नहीं होगा। अभी बताएं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पहले स्लाइड पे किसका नाम दिए थे? विलियम बेंटिक का नाम लिए थे। तो इसका क्या आंसर होगा? विलियम बेंटिक। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब आया प्रश्न। ये सवाल बीपीएससी में पूछा है, बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, इसमें कौन सा होगा? और ई ऑप्शन भी है आपके पास, कोई नहीं और एक से अधिक। क्या होगा इसमें? ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक साहब थे हमारे। कौन थे? विलियम बेंटिक साहब थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? प्रश्न क्या है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था ये बताना है आपको। कौन था? सिलीमैन आयोग था विलियम बेंटिक के समय। विलियम बेंटिक के समय सिलीमैन आयोग आया था, ठगी प्रथा के लिए आया था। किसके लिए? ठगी प्रथा के लिए। ये आयोग जो है ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए ये आयोग गठित की गई थी। और ये 1830 की घटना है। लॉर्ड क्लाइव
क्या होगा इसका? लॉर्ड क्लाइव आंसर होगा, क्योंकि इसने ही प्लासी का युद्ध किया और बाद में बक्सर के युद्ध के बाद, पिछले टाइम बताया था हमने क्लास में आपको कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि करता है, और क्या है? क्लाइव साहब थे हमारे। तो ये भी सवाल बीपीएससी में पूछा सवाल है। देखिए सवाल कैसे पूछते हैं गवर्नर जनरल से बीपीएससी में आपसे। और इलाहाबाद की संधि किया था, यानी साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी क्लाइव की, बंगाल का जो शेर कहा जाता था, वो सही बात निकल के आया। चलिए 5वीं जब प्रश्न पे आइए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और बनारस के वो राजा थे। तो 1781 ईस्वी में उन्होंने हराया था अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को हार के बाद चुनार के किले में शरण लेना पड़ा था। तो उसका नाम बताना है, कौन थे? तो राजा चेत सिंह थे वो। कौन से? राजा चेत सिंह थे वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? पहले जानकारी होनी चाहिए आपको कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो शासनकाल याद रहेगा तो ये लग जाएगा। अभी जस्ट बताए हैं हमने आपको कि कौन था 72 में शासन, जब 72 से 85 तक शासनकाल किसका था? वारेन हेस्टिंग्स का था। तो शासनकाल किसका था? वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था। बेंटी का शासनकाल बताए हैं 1828 से लेकर 35 तक। तो कर्नवालिस का शासनकाल बता दिया आप लोग, कमेंट कर बता दिया। मैं कमेंट देख लूंगा आप लोग का, कर्नवालिस का, वेल्जली का, दोनों का कमेंट कर बताइए आप लोग। और कर्नवालिस की मृत्यु यही होती है इंडिया में, गाजीपुर में। कब? 1805 ईस्वी में। और गाजीपुर में उसकी समाधि भी है, कब्र भी है उसकी। 98 लास्ट होता है, ये भी मैं बता देता हूं, हिंट्स दे देता हूं मैं आप लोग को। क्या 98 पहली शासनकाल का टेन्योर लास्ट था, दोबारा 1805 में आता है वो। अक्टूबर में उसकी मृत्यु हो जाती है। और कर्नवालिस ने 2 चीजें चलाई थी बहुत बड़ी। एक कर्नवालिस कोर्ट, जिसमें दीवानी फौजदारी मामला है, और उसके अलावा न्यायिक संगठन का गठन भी किया था। का जो टैक्स वसूल करेगा वो अलग रहेगा, यानी शक्तियों का प्रतिकरण सिद्धांत इन्होंने दिया था। और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में, देखिए अब आ ही गया, 1793 आ गया। देखिए एक डेट मैं कंफर्म कर दिया टेन्योर के लिए। आपको कमेंट कर बताना है, मैं कमेंट देख लूंगा आप लोग का। 1793 ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित क्या है और कौन संबंधित है? किस गवर्नर के समय या गवर्नर जनरल समय ये लाया गया था, बताना है। वारेन हेस्टिंग्स पहला ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी दूसरा ऑप्शन, हेनरी लॉरेंस तीसरा ऑप्शन, और लॉर्ड हेस्टिंग्स चौथा ऑप्शन। ये दो लोगों को मिलकर था ये, मगर दोनों ऑप्शन रहे तो ए और बी जो हो दोनों मारना है आप लोग को। एक वारेन हेस्टिंग्स और एक वेलेस्ली, दोनों ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी। मगर जनक के रूप में जाना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स होगा इसका। यदि वेलेस्ली होता तो कहते सर क्या करेंगे, तो ऑप्शन देगा आपको, या तो ई ऑप्शन दे देगा या एक और दोनों दे देगा। संबंधित है प्रश्न तब संस्थापक पूछेगा कौन जनक है इसका, तब मारना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। रिंग फेस, उसी को अंग्रेजी में रिंग फेस बोलते हैं। रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? आ गया है हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव। आ गया, वारेन हेस्टिंग्स मारेंगे इसको। क्या मारेंगे? वारेन हेस्टिंग्स। डलहौजी ने लाया था व्यक्तिगत का सिद्धांत। शासनकाल 48 से 56 तक।
हेनरी लॉरेंस मिलेंगे। जब पंजाब का विलय होगा तो 3% ये बनेगी, 3 की प्रतिशत बनेगी, उसमें 2 लॉरेंस साहब होंगे, एक ग्रेनवेल साहब होंगे, एक जॉन लॉरेंस, एक हेनरी लॉरेंस और एक चार्ल्स ग्रेनवेल। पिछले क्लास में बताया था हमने, पंजाब का विलय जब 1849 में हुआ था तब हमने बताया था आपको। और क्लाइव को तो भाई बंगाल का शेर कहते ही हैं। और स्टेटमेंट भी आया विलियम पिट साहब का कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है ये। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ने डुअल गवर्नमेंट प्रणाली को समाप्त किया था? प्रश्न पूछा है, समाप्त किया था, बंद किसने किया था? द्वैध शासन प्रणाली कब आई इंडिया में? अंग्रेजों द्वारा 1765 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? जब उसने इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि की थी, इलाहाबाद की संधि की थी तो उसने क्या द्वैध शासन प्रणाली लाया था? जनक कौन है द्वैध शासन प्रणाली के? तो लियो कार्टिस जनक इसको मानते हैं, लियो कार्टियस को मानते हैं हम लोग। लियो कार्टियस को जन्मदाता था। तो लाया इसने, समाप्त कब से किया? ये 72 तक चला और 72 में इसकी समाप्ति हो जाती है। तो समाप्ति के समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स साहब थे हमारे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स साहब थे। अब कॉर्नवालिस का काल हम बता ही देते हैं आप लोग को। कॉर्नवालिस का काल था 1786 से 93 तक, 93 तक, ठीक है। और क्लाइव ने क्या क्या किया था बताए थे आपको कि प्लासी की युद्ध के समय क्लाइव भी था, इलाहाबाद संधि के समय क्लाइव भी था। चलिए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। आ गया प्रश्न। तो वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक का शासनकाल कब से कब? 28 से 35 तक। क्या क्या हुआ थोड़ी जानकारी देता हूं मैं आपको। विलियम बेंटिक के समय ठगी प्रथा का अंत हुआ सिलमैन कमेटी के माध्यम से। ठगी प्रथा का अंत सिलमैन कमेटी के माध्यम से। यह घटना 30 की घटना है। इन्हीं के समय 1829 में सती प्रथा कानून आता है। सती प्रथा कानून जो आया और सती प्रथा को समाप्त किया गया इन्हीं के समय हुआ। और उसका नियम था 17। 29 में सिर्फ बंगाल में लागू हुआ और 30 में 1830 में ये मुंबई, मद्रास और अन्य जगह लागू हो गया। इसके बाद इन्हीं के समय शिशु कन्या हत्या जो है, शिशु कन्या हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया था। इन्हीं के समय मैकाले द्वारा शिक्षा आयोग लाया गया था। 1835 में मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में जाने लगे और इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी इन्होंने। तो विलियम बेंटिक की कहानी है पूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग लगा था का मुकदमा चलाया गया था यह बताना है। लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस और वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली, वेल्जली का शासनकाल जो है 1798 से लेकर 1805 तक। कॉर्नवालिस का बता चुके हैं 86 से 93, 1805। क्लाइव जानते ही हैं। तो कौन था वो? वारेन हेस्टिंग्स पे मुकदमा चला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया। प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब थे। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड लाया था। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता जो बोलते हैं, कोड लाए थे। और उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण के माध्यम से, शक्ति पृथक्करण के माध्यम से न्यायिक, इसमें प्रशासनिक और न्यायिक चीजों को अलग अलग कर दिया इन्होंने।
कहा कि जो टैक्स वसूल करेगा वो न्याय क्या करेगा, अलग बनाओ न्यायिक संगठन। और इसी समय दीवार उसमें भी न्यायालय में भी दीवानी फौजदारी मामला अलग किया इन्होंने। तो न्यायिक संगठन के जनक इनको कहा जाता है, लोक सेवा के जनक इन्हीं को कहा जाता है, लोक सेवा के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। और पवेड वाले जो बच्चे होंगे और पोल्ट्री वाले, ये उनको अच्छे से समझाया जाता होगा। मैं आप लोग भी जाइए, शक्तियों का प्रतिकरण, शक्ति का अलग अलग बंटवारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्धाबद्ध सिविल सेवा, आ गया प्रश्न, कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है, वो कौन थे? आ गया प्रश्न ये, तो कौन थे? कर्नवालिस साहब थे, कर्नवालिस साहब थे। कौन थे? कर्नवालिस साहब थे। कौन? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था किसके समय? कर्नवालिस के समय किया गया था। अच्छा, कर्जन के समय, कर्जन क्यों फेमस हुआ भाई इंडिया में? कर्जन क्यों फेमस हुआ इंडिया में? क्योंकि बंगाल का विभाजन जो हुआ था, कब? बंगाल का विभाजन जो हुआ था इसने ही कराया था। अब कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या? और डलहौजी ने लाया था व्यक्तिगत का सिद्धांत, बहुत से काम किया था इन्होंने, बहुत से काम किया था। पहली बार रेल चलवाने का काम इन्होंने किया था बंबई से थाने 1853 ईस्वी में। लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया था इन्होंने। व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से देसी रजवाड़ों को अपने पास मिलाया था इसमें। तो और कुशासन के आरोप में अवध की जो बेल्ट पहले सतारा मिलाया 48 में, फिर जैतपुर और संभलपुर 49, बघात 50, सब प्रश्न आएंगे इसमें। और कुशासन के आरोप में अवध को विलय किया 1856 में। इन्हीं के समय पंजाब का विलय भी हुआ। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? और कौन सा व्यक्ति था? और आज भी उस पद की गरिमा बनी हुई है, उस वर्दी की गर्मी लोगों में आ जाती है। वो थे दरोगा साहब, हमारे दरोगा साहब हमारे। लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र, देखिए हमने बताया, और लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र का प्रश्न नहीं डाला इसने, पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश विशेष में। ये लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? इनकी मृत्यु अक्टूबर 1805 में होती है। और कहा जाता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट करेगा इंडिया में, उसका परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में ही हो जाएगा। तो वो थे, कर्नवालिस साहब थे, और ये गाजीपुर में इनकी कब्र है। अच्छा, डीएम, यहाँ डीएम एक बच्चा बताया कि वहीं के रहने वाले हैं बच्चा, तो बताया कि डीएम आवास के ठीक बगल में है वो। देखिए ये होता है लॉर्ड वेलेस्ली। शासनकाल बता चुके हैं हमको। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल आप लोग को याद है ना? कब? 98 से 1805। इन्हीं के जाने के बाद कर्जन दोबारा आया था, और मृत्यु हुई, फिर दोबारा आएगा कोई। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि, पूछा जाता है प्रश्न कि सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी? तो सहायक संधि व्यवस्था के लिए बारे निम्नलिखित कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ये स्टेटमेंट बाई प्रश्न पूछा, और एक कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न हो गया। क्या है? कि दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये था। जब सहायक संधि कर लेंगे तो एक रेजिमेंट रखेंगे आपके यहां, और उस रेजिमेंट का खर्चा कौन देगा? आप देंगे, तो लीजिए। दूसरा, भारत का नेपोलियन खतरे से सुरक्षित रखना। नेपोलियन का खतरा लगातार बढ़ रहा था, तो देसी रजवाड़ों के साथ क्या करना था? संधि करके उनको अपने पक्ष में करना था, तो वो भी सही था।
तीसरा था कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। नियत आय कैसे मिलेगा? अभी तो कोई हमने कंसेप्ट ही नहीं डाला उनको, यानी उनसे कोई संधि नहीं की कि आपसे टैक्स लेंगे, बस आप खर्चे कीजिए, सेना अरेंजमेंट रखिए, खर्चे कीजिए, टैक्स नहीं लेंगे। ये गलत है, ये सही नहीं है। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये बात सत्य है। साथ में आप जब संधि कर लेंगे आप तो रेजिमेंट रखेंगे, खर्चा देंगे, प्लस आप कोई भी अन्य यूरोपीय कंपनियों के अधिकारी को नियुक्त नहीं करेंगे, व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे अपने यहाँ, अंग्रेज का कहना था। प्लस किसी भी देशी रजवाड़े झगड़े में किसी दूसरे सेना से नहीं, किसी यूरोपीय कंपनी के दूसरे सेना से सहयोग नहीं लेंगे, यानी विदेशी मामला भी समाप्त है आपका। और झगड़ा ऐसा नहीं करना है, चल चल नहीं करना है। पहले आपसी रंजिश काफी होती थी, अब झगड़े करने से पहले अंग्रेज मध्यस्थता करते थे दोनों के बीच में बैठ के। चलिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, और संधि थी वसीन की संधि थी। वसीन की संधि थी, जो संधि हुई थी कब? 1802 में। कहीं कहीं किसी बुक में हमने देखा कि 3 भी मिलता है। ये चलिए दिसंबर की संधि थी तो 3 भी मिलता है। क्या था इसमें भाई? कैसे भाई, क्यों गया भाई मराठा पेशवा इतना बड़ा जो अटक से कटक तक पूरा साम्राज्य स्थापित किया था, वो कैसे भाई अंग्रेजों के पास चला गया? तो आपस में लड़ाई, सिंधिया फैमिली और जसवंत राव होलकर में आपस में लड़ाई हो गई, और एक समय ऐसा हुआ, और सिंधिया को सपोर्ट कर रहा था पेशवा, और जसवंत राय होलकर की 1801 में जसवंत राय होलकर के पुत्र की हत्या कर दी, छोटे भाई की हत्या कर दी गई। किसकी? छोटे भाई की हत्या कर दी गई। और उसका हत्या के बाद क्या हुआ कि जसवंत राव होलकर क्या हुआ कि चढ़ाई कर दिया इन लोगों के पर, पुणे के, और पुणे में स्थापित करना था, केंद्र बिंदु था। जब होलकर चढ़ाई किया तो सिंधिया और पेशवा दोनों हार गए। कौन था? दौलत और सिंधिया। अब जब हार गए तो भाई ये भाई साहब पेशवा जो थे हमारे बाजीराव, भागते भागते बस्तीन में शरण ली, अंग्रेज संधि की, मुझे बचाइए। और बेसन संधि के बाद पलाठा क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, मराठों में घुसने का मौका मिल गया, और उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करेंगे, आपको स्थापित करेंगे, पुणे में रेजिमेंट रहेगा मेरा, खर्चा आपको देना पड़ेगा। यही कहानी पूरी है। अठारह की वसीन की संधि पर साइन किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। 1802 की लगातार प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है। वसीन की संधि पर साइन किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, सहायक संधि आया कब था? हमने बताया था कि वेलेस्ली के शासन काल में सहायक संधि पहले लागू की गई थी। ये 1798 की घटना है। कब की घटना है? 1798 की घटना है। और 98 से 1805 तक वेलेस्ली रहा था यहाँ पे। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, ये बताना है। सहायक संधि प्रणाली 1798 में वेलेस्ली लाया गया। पहला था हैदराबाद 1798 में, दूसरा था मैसूर 1799 में। इसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको, हैदराबाद का निजाम। तीसरा कौन था? तंजौर। कब किया इसने? तंजौर भी किया लास्ट में। तंजौर था लास्ट में, ये अक्टूबर नवंबर में 1799 में ही किया था। और चौथा वह अवध का नवाब 1801 ईस्वी में। कब अवध का नवाब? 1801 ईस्वी में। पेशवा तो कर ही लिया, वसीन की संधि, पेशवा बाजीराव द्वितीय, वसीन की संधि 1802 ईस्वी में। ये सब सहायक संधि स्वीकार करेंगे। देशी रजवाड़े हैं। बरार और भोसले 3 में, बरार और भोसले 3 में। इसका बरार और भोसले साहब जो थे 3 में करेंगे, सिंधिया 4 में करेंगे,
सिंधिया साहब 4 में करेंगे। इंदौर का होलकर, कौन? इंदौर का होलकर 1818 में करेगा, 1818 में करेगा, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, तब की घटना है ये। उसके साथ जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा, जो है बूंदी के राजा, सभी ने किया था संधि, ने सहायक संधि स्वीकार किया था। सहायक संधि को किस काल में लागू किया गया था, क्रियान्वित किया गया था, यह बताना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। किसने नहीं की थी? इसने, बताइए कौन? तो हैदराबाद का निजाम 1798, इंदौर का होलकर 1818, जोधपुर भी किया था, और मैसूर के शासक 1799। तो इसमें बताइए कोई है गलत? सबने किया है इसमें। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो ग्वालियर का सिंधिया भी किया था, जो 1804 में किया था। हैदराबाद का निजाम कौन था? पहला था, पूछा है, फर्स्ट था हैदराबाद का निजाम, दिलीप सिंह, जो बाद में व्यक्तिगत सिद्धांत स्वीकार किया था। गायकवाड़, भोसले, सबने साइन किया था इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में। और निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, और उसके द्वारा की संधियों का सही कालक्रम बताना है। कौन पहले, उसके बाद कौन कौन? तो हैदराबाद बताइए 1798, मैसूर 1799, अवध 1801 और सिंधिया 1804। बताइए इसमें क्रम क्या है? 1 2 3 4 हो जाएगा लाइन से। चलिए 25 प्रश्नों का ये था। अगले क्लास में भी चलेगा यही, गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो आप लोग रिवीजन करके रखिएगा, पूछा जाएगा कमेंट बॉक्स में भी आपसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।